इस बार 9,000 से बढ़ा करके सीधे 17,000 रुपए महीने करने का काम किया गया है। इसकी मैं शुभकामना देता हूं। दूसरा, आप सबको ये जानकारी है ही कि चाहे हमारे शिक्षा मित्र रहे हों जिनका 10,000 रुपये था, उनका भी 8,000 रुपये बढ़ा करके 18,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। आपका 9,000 रुपये प्रतिमाह था, उसे 8,000 बढ़ा करके 17,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। लेकिन इसके साथ जो एक दूसरा विषय रहा है कि सभी को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जो हमारी सरकार है उसने कैशलेस इलाज की सुविधा भी प्रदान करने का काम किया है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी हमारे चाहे वो अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हो, रसोईया तक को भी उसमें कवर करने का काम किया गया और बहुत उदार भाव से। देखिए, शिक्षा के बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा और विकसित भारत का लक्ष्य तब पूरा होगा जब शिक्षित भारत का लक्ष्य पूरा होगा। और शिक्षित भारत बनाने का जो उत्तरदायित्व है आप सबके कंधों पर। सरकार से जो अपेक्षा हो रही है वह लगभग हम लोग पूरा करने का प्रयास किए हैं और करेंगे। अभी मुझे जो अनुदेशक संगठन के लोगों ने कहा हमारा एरियर कुछ बकाया, मैंने कहा इसके लिए भी बात करेंगे। अगर आपका कुछ भी बकाया होगा तो वह भी दिलाने का काम किया जाएगा। सरकार उदार है, आप सब प्रतिभा से परिपूर्ण हैं, आप सबसे बड़ी अपेक्षाएं भी, आप सबसे अलग अलग दृष्टि से जो भी कार्य होते हैं वो कार्य हम लोग करने का काम करते हैं। लेकिन जैसे जब से 2017 की मैं बात करूं, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, आप सब इस बात के साक्षी हैं। स्कूल बदहाली की अवस्था में और उस बदहाली के कारण से जो कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ाने में असमर्थ होता था, उसी परिवार के बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में, सरकारी स्कूलों में दाखिला लेते थे और पढ़ने के लिए जाते थे और उपस्थिति भी उनकी ना के बराबर रहती थी। लेकिन आज हमें खुशी है कि आप सबके सहयोग से हम सरकार के स्तर पर बहुत कुछ चाहे थे, लेकिन वह तब संभव है जब आप लोगों ने उसमें अपना अपना सहयोग दिया। स्मार्ट क्लास आज हमारी प्राथमिकता है। स्कूलों का कायाकल्प योजना, ये सरकार ने लगातार सोचने का काम किया, उसके लिए बजट की व्यवस्था करने का काम किया है, उसके लिए कदम उठाने का काम किया है। उसका परिणाम भी हम लोगों ने लगातार देखा। बात पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि लगातार 2000 आपने देखा होगा 2013 से जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बने थे, उसी समय उन्होंने कहा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। और आज हमें ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि लगातार बेटियों को शिक्षा की दृष्टि से जिस क्षेत्र में उनको अवसर मिला, आपने उनको शिक्षित करने का काम, संस्कारित करने का काम, योग्य बनाने का काम किया। तो उनके अंदर जो प्रतिभा थी उनको अवसर मिला तो उसे परिणाम में बदलने का काम किया। जब भी कोई रिजल्ट आता है मैं देखता हूं, बेटियां किसी भी स्तर की परीक्षा हो, उस परीक्षा में अगर टॉप 10 की सूची निकालो तो उसमें बेटियां अपना स्थान बनाने में सफल होती हैं। मैं इसके लिए उनको बधाई भी देता हूं और उनके निरंतर समर्पण भाव से अपने कर्तव्य का पालन करने, कोई प्रतियोगी परीक्षा उसमें हिस्सा लेने के लिए तैयारी करने और घर के कई उत्तरदायित्वों को निर्वहन करते हुए ये करने का काम किया जाता है। मैं आज आप सभी लोगों के सामने यह कहूंगा कि जैसे हमारा देश और हमारा प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, पिछले 10 वर्षों में 9 वर्ष हमारा प्रदेश में हो गया, लगभग 12 वर्ष देश में हो गया है। लेकिन इस दौरान देश ने प्रगति के एक नए मुकाम को हासिल करने का काम किया। उपलब्धियों से भरा देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 12 वर्ष का कार्यकाल है और प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, इसने अनेक कीर्तिमान भी स्थापित किए। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के कारण देश और दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश में आकर के निवेश कर रहे हैं। जिन बच्चों को आप पढ़ा लिखा करके तैयार कर रहे हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के भारत का, अपने प्रदेश का, अपने परिवार का, आप सबका नाम तो आगे बढ़ाने का काम करेंगे ही,
लेकिन सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। कुछ लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी तो कुछ लोगों को अपने निजी उद्योग स्थापित करने पड़ेंगे, कुछ अलग अलग क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों के आधार पर, अपने परिश्रम के आधार पर सफलताएं अर्जित करने का काम करेंगे। लेकिन सरकार का यही प्रयास है कि चाहे विकास का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, और चाहे सबका साथ सबके विकास का मामला, कभी कोई भेदभाव नहीं किया जाता। गरीब हमारे लिए किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, वो गरीब है, और गरीब परिवार के बच्चे हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने महत्वपूर्ण अमीर परिवारों के बच्चे हो। और यह गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर अभियान चला, प्रदेश स्तर पर अभियान चला। आज ये हमें बताते हुए गर्व है कि लगभग 1.5 साल पहले 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने में सफलता मिली। अब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, तो इसका मतलब उनके बच्चे भी, अब वो गरीबी के कारण उनके बच्चे शिक्षित नहीं रह जाएंगे, उनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे। जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे, आप पढ़ाने वाले होंगे, तो जब पढ़ने का किसी बच्चे को अवसर मिल जाता है तो उसकी प्रतिभा निखर आती है। वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का काम करते हैं। हमें सबको यह ध्यान में रखना है, वर्तमान समय एक ऐसा है, वैश्विक ऊर्जा संकट के दौर से देश गुजर रहा है। देश ही नहीं, दुनिया गुजर रही। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण जो समस्या खड़ी हुई है, जो चुनौती आई है, उसके लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों से अपील किया है, उस अपील को लोगों ने सुना भी है, लेकिन उसका अनुसरण करने का काम जब हम सब जो लोग यहाँ बैठे मिल करके करेंगे तो उसका लोग अनुसरण करें। हम क्या योगदान राष्ट्र हित में दे सकते हैं, हम कैसे ईंधन की बचत कर सकते हैं, कैसे हम विदेशी मुद्रा खर्च करने से बच सकते हैं, कैसे हम विदेश यात्राओं को स्थगित कर सकते हैं। मतलब अपील है। दुष्प्रचार भी राजनीतिक विरोधी दलों के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो दुष्प्रचार भी करते हैं कि हाँ, ये तो विदेश जाने पे अब टैक्स लगाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्पष्ट किया, टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन हमारी राष्ट्रभक्ति इस समय यह मांग कर रही है कि हम विदेशी मुद्रा को बचावें, और विदेशी मुद्रा को बचाने की दृष्टि से हम जितने भी यहाँ हमारे अन्वेषक भाई बहन आए हुए हैं, किसी न किसी विद्यालय का हिस्सा ये विषय नीचे तक जाना चाहिए। अनावश्यक बिजली का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, जरूरत है तो उसको करिए। अब एक कार में बैठ करके एक बच्चे को मैं देखता हूँ, यहाँ से स्कूल सेंट मैरी वगैरह रहता है, अगर स्कूल खुलने वाला है तो पूरा वो जाम लग जाता है कि एक बच्चे को, 2 बच्चे को एक कार में बैठा करके स्कूल छोड़ने के लिए लोग जाते हैं। अब आज ऊर्जा संकट है तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं कि एक कार में जितनी जगह है उतनी जगह में सारे जो 4 बच्चे बैठ सके, 6 बच्चे बैठ सके, उनको बैठा करके स्कूल तक छोड़ने का काम करिए, जिससे 4 गाड़ियां जिस काम के लिए जाती थी उससे एक गाड़ी से वो काम हो सकता है, और एक गाड़ी का उपयोग करने से 3 गाड़ी जो और बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती, वह ईंधन की बचत हो जाती। ऐसे ही कहीं किसी घर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया, कोई 16 पे, कोई 18 पे, कूलिंग इतना बढ़ाना चाहता 16 और 18 तक पे एसी का टेम्परेचर ला करके खड़ा करता। प्रधानमंत्री जी ने कहा टेम्परेचर को अगर हम 24 से 26 के बीच में रखें तो बिजली का खर्चा कम होगा। जब बिजली का खर्चा कम करने का हमारे पास रास्ता है तो आप ये सोचिए, आप में से तमाम हम सब लोग बचपन में तो हम लोग के घर में मतलब कोई पंखा भी नहीं था, कूलर भी नहीं था। पहले तो वो हम लोग हाथ का जो पंखा होता उसी से आ करके रात में लोग सोते थे। लेकिन आज विकास के पथ पर देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है, तो लोगों के पास साधन भी जुट रहे हैं, साधन जुट रहे हैं, इसकी बधाई है। लेकिन अब इस समय जब तक वैश्विक संकट का ये दौर चल रहा है, उस समय हम सब यही जो राष्ट्र महायज्ञ है उसमें हमारी यही आहुति है कि हम अगर महीने में 100 लीटर डीजल पेट्रोल खर्चा करते थे तो उसको घटा करके 25 लीटर 50 लीटर कैसे करें, और 50 लीटर अतिरिक्त खर्च अगर बच गया तो राष्ट्रीय स्तर पर एक एक परिवार एक वाहन के माध्यम से कितना हो जाएगा। बहुत सारे यहाँ पर कई टोल बैरियर लगे होते, अब टोल बैरियर पे गाड़ी गई, कई गाड़ियां लगी हैं लाइन में, बहुत देर तक स्टार्ट खड़ी रहती, कोई चौराहे पे जाम लग गया। मैं तो ये कहूंगा, ये जिलाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग भी कहीं आते हैं तो कोई किसी को मतलब ये आधा मिनट से 30 सेकंड से ज्यादा, 1 मिनट से ज्यादा रोकने की भी आवश्यकता नहीं। आप 1 मिनट के अंदर ट्रैफिक को ओपन करिए, जिससे किसी को गाड़ी को स्टार्ट करके, जो ईंधन है वो देश की संपत्ति है, आपने पैसा खर्च करके अपने वाहन में उसको भराया है, वो अलग बात है। लेकिन मैं इस बात को इसलिए दोहरा दिया कि इस समय यह चर्चा का विषय
बना हुआ है। इसे आप सब एक अपना लक्ष्य लीजिए, एक स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का अभियान चला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कोई सामान शायद जेब से निकाला और उसका जो थोड़ा सा टुकड़ा निकला उसे अपने जेब की टिश्यू पेपर का जेब में रख लिया। उसे देख करके छोटे छोटे बच्चों ने भी कहीं कोई कूड़े का एक भी कण दिखाई दिया तो उठा करके डस्टबिन में डालने का काम करते थे। अगर उनके माता पिता ने भी गलती किया तो अनेक वीडियो भरे पड़े हैं सोशल मीडिया पे कि बच्चे ने अपने पिता और माता का, बड़े भाई का हाथ पकड़ा है कि गंदगी मत फैलाइए। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत ही विकसित भारत बनेगा, शिक्षित भारत बनेगा। तो इस दिशा में बड़े बड़े काम हुए। अभी एक बड़ा पर्यावरण की दृष्टि से देखिए, गर्मी टेम्परेचर कितना हाई हो रहा है। इस गर्मी के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अपील की, आप जिस भी विद्यालय में आप लगाए होंगे, अभी वृक्षारोपण का बड़ा अभियान चलेगा, एक पेड़ माँ के नाम। ऐसा नहीं कि जो कोई अनुदेशक है, शिक्षक है, शिक्षा मित्र है, उन्हीं के माता पिता है, बच्चों के भी माता पिता है, उनके द्वारा भी लगवाइए। जो आज बच्चा पेड़ लगाएगा कल वो बड़ा होकर के जहां पर भी स्थान मिले गांव के साथ बातचीत करके ऐसे उनका संरक्षण करिए कि बड़ा हो और बच्चा जो पढ़ लिख करके आगे बढ़े तो वो देखने आए कि जो मैंने पेड़ माँ के नाम से लगाया तो पेड़ कितना बड़ा हुआ, कैसा हुआ, यह देखने का अवसर मिल सके। तो ऐसे तमाम विषय हैं। मैं आप सब लोगों से बहुत लंबी बातें न करके, क्योंकि मैंने बताया कि जाना भी है अभी, लेकिन ये सदा ध्यान में रहे कि हम लोग प्रदेश के अंदर हमारे शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, हमारी प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, शिक्षा की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में सरकार ने पैसे की कोई कमी नहीं होने दिया है और ना आगे भी कमी होने पाएगी। पैसे की कमी नहीं है। हमें देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाना है और देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में समाज की भूमिका मुख्य हो जाती है और अपनी जो मुख्य भूमिका है उसको अदा करने के लिए आप सब संकल्पबद्ध होकर के जाइए। हम लोग जैसे सरकार में आप सब लोगों के, क्योंकि मत देने का अधिकार चाहे वो शिक्षक हो, चाहे शिक्षिका हो, चाहे वो कोई आम नागरिक हो, सबको होता है। सबके समर्थन से ही हम लोग लगातार तीसरी बार देश में, दूसरी बार प्रदेश में सरकार बना रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है तो 2047 तक भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिला रहेगा देश में। इसको लेकर के कोई संशय नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सरकार में रह करके कहीं पर भी किसी भी प्रकार से प्रदेश को पीछे नहीं जाने दिया, किसी का नुकसान नहीं होने दिया, गुंडागर्दी करने वालों को सबक सिखा करके सही रास्ते पे लाने का काम किया, गरीबों को अमीर बनाने का काम किया। तो जो भी अच्छे काम हो सकते हैं वो सब करने का काम किया। इसलिए अभी हम लोगों का विश्वास है कि हम लोग जैसे 2014, 17, 19, 22, 24 5 चुनाव हो गए और इन 5 चुनाव में हम लोगों को जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिला है और अच्छे कार्यों के कारण मिलता है। किसी लोकतांत्रिक देश में, कल माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में थे, भारतीयों के बीच में थे, उन्होंने कहा 14 मई को ही पहली बार लोकसभा का रिजल्ट आया था, उसका स्मरण किया और उन्होंने कहा किसी लोकतांत्रिक देश में जहां जनता के वोट के आधार पर चुनाव होते हों 25 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार बने रहना, ये दुनिया के किसी नेता ने ये मुकाम हासिल नहीं किया। यह मुकाम हासिल करने वाले विश्व के एकमात्र नेता हैं जिनका माननीय नाम श्री नरेंद्र मोदी जी। ये हमारे लिए गर्व की बात है और ये अपने दायित्वों पर मुख्यमंत्री रहते हुए या प्रधानमंत्री रहते हुए एक दिन का भी अवकाश नहीं। ऐसा नेतृत्व तो भारत के पास है और भारत के पास जब ऐसा नेतृत्व है तो विकसित भारत बनने से कौन रोक सकता है, शिक्षित भारत बनने से कौन रोक सकता है, गरीब को अमीर बनने से कौन रोक सकता है, किसान को धनवान बनने से कौन रोक सकता है, नौजवान को रोजगार युक्त बनाने से कौन रोक सकता है, महिलाओं का सशक्तिकरण करने से कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। तो यह एक लक्ष्य लेकर के हम सब लोग, आप सभी लोग के सहयोग से कार्य कर रहे हैं। आज ये अनुदेशक सम्मान समारोह में मुझे आने का अवसर मिला। पहले लग रहा था मुझे लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ शामिल होना है, लेकिन गैप मिल गया और आप सब लोगों से भेंट हो गई। आप सबको बहुत बहुत आज से, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, आज मुझे भी, मैं आज भगवान गया था, वहाँ झूसी में एक कार्यक्रम था मेरे पार्टी का जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग और वहाँ भगवान भोलेनाथ का मंदिर था और विशाल पार्वत शिवलिंग था और वहाँ अभिषेक करके आया हूँ और मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आप सहित सभी जनपद वासियों, प्रदेश वासियों, देशवासियों के जीवन के जो संकट हो, भगवान भोलेनाथ जी तो विश्व को भी मतलब ग्रहण करके सृष्टि की रक्षा किया और इसलिए उनसे ही ये प्रार्थना करते हैं कि असंख्य के जो जीवन की जो समस्याएं हैं वह एक समाज का जो विषय, वह विश्व का जो विषय, तो बाबा विश्वनाथ जी हमारे प्रदेश में हैं, उनकी कृपा से सब समाप्त हो।